हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ रस सिद्धांत के एक अध्याय जो हमारी विषय वस्तु पाठ्य वस्तु में सम्मिलित है, रस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप और उनका समाधान के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए रस सिद्धांत के विरुद्ध आलोचकों ने जो आक्षेप लगाए हैं उन पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन आक्षेपों का डॉक्टर नगेंद्र ने जो समाधान प्रस्तुत किया है उसे जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि रस तो काव्य की आत्मा है और ये बात बार बार कही जाती रही है। रस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने आक्षेपों की चर्चा करते हुए उनके समाधान प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है रस सिद्धांत में संभावनाओं के लिए लचीलापन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। रस के बारे में जो भी शंकाएं उठाई जा सकती है उन पर भी उसके अंतर्गत प्रकाश डाला गया है, क्योंकि मानव संवेदना से अधिक रमणीय सत्य नहीं खोज लिया जाता तब तक इससे अधिक पूर्ण और श्रेष्ठ कोई सिद्धांत नहीं है। वास्तव में रस सिद्धांत मानव संवेदना को सत्य मानता है और इसलिए विकासशील भी है। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने जो पहला आक्षेप किया गया है रस की अलौकिकता के संबंध में, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहे जाने के विषय में उसका उत्तर देते हुए कहा है कि ब्रह्मानंद सहोदर शब्द रस का विशेषण है जो इस तथ्य को प्रकट करने वाला है कि रसानुभूति अन्य अनुभूतियों की तरह इंद्रिय अनुभूति नहीं होती है। रस की जो अनुभूति होती है वह राग द्वेष रहित होने की स्थिति में ही होती है। अन्य भावों का अनुभव जैसा सुखद या दुखद होता है, रस का अनुभव उससे भिन्न प्रकार का होता है। यह अनुभूति उदात्त, स्वच्छ और निर्मल होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए दार्शनिक आधार को लिया है और वे कहते हैं कि अद्वैतवादी आचार्य ऐसा मानते हैं कि आनंद का प्रतीक रूप आत्मा का स्वरूप है, न कि मन और ज्ञानेंद्रियों का विषय है। जो कि काव्य का आनंद विषयों के आनंद से दूर है और आत्मा के आनंद के निकट है। यही स्पष्ट करने के उद्देश्य से इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। वे ये भी कहते हैं कि यदि कोई आत्मा को न माने तो वह आत्मा की जगह चेतना को मान सकता है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ तक कहा है कि मैं स्वयं रस को आत्मा आनंद नहीं मानता, और इसका कारण स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि आत्मा आनंद की धारणा विवादग्रस्त और उलझी हुई है और रस प्रत्येक सहृदय की अनुभूति का विषय होता है। वे इसी विषय में कहते हैं कि ब्रह्मानंद सहोदर शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ में विवेक सम्मत अर्थ ही ग्रहण किया जाना चाहिए, न कि हम किसी बंधी बंधाई परिपाटी को इसके लिए उचित माने। काव्य का आनंद अत्यंत सूक्ष्म और परिष्कृत आनंद होता है। जीवन के सूक्ष्म तत्वों की धारणाएं देश काल परिबद्ध नहीं होती, वे विकासशील होती हैं, सार्वभौम होती हैं, शाश्वत होती है, न कि व्यक्ति तक सीमित होती है। चूंकि रस सिद्धांत पूरे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में अपनी बात को कहता है, और किस तरह कहता है, क्योंकि इसमें सारे रस सिद्धांत के अंतर्गत और सिद्धांतों का समाहार भी होता है और सब चीजों को वो साथ लेकर चलता है जो हम अन्य समाधान के अंतर्गत देखेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम रस सिद्धांत को अच्छी तरह समझें, न कि केवल पिटी पिटाई कही कहाई बात के अनुसार अपने निर्णय दे दें। रस सिद्धांत पर एक अन्य आक्षेप जो लगाया जाता है वह आक्षेप है कि रस सिद्धांत का पूरा बल भाव पर होता है, इसलिए काव्य के अन्य रूप अन्य अंग उपेक्षित हो जाते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र इस विषय में कहते हैं कि रस सिद्धांत इसका उत्तर 1000 वर्ष पहले दे चुका है, न कि आज दे रहा है। विचार कर जब हम देखते हैं तो रस सिद्धांत काव्य के अन्य अंगों की उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि व्यापक अर्थ में रस सौंदर्य का पर्याय है और सौंदर्य है रमणीय अर्थ का द्योतक। अब बात आती है रमणीय क्या है, तो रमणीय वही है जिसमें सहृदय का हृदय रमण करे, जो उसके आनंद चेतना का विषय हो। इस प्रकार सौंदर्य रस से संबद्ध है, ये दोनों ही अभिन्न हो जाते हैं। रस से ध्वनि और अलंकार की भी उपेक्षा नहीं होती। काव्य में ध्वनि से तात्पर्य कल्पना से होता है और अलंकार बिंब विधान का पर्याय होता है। ध्वनि तो रस का अनिवार्य माध्यम मानी ही गई है। रसवादी आचार्यों ने अपने शास्त्र ग्रंथों में अलंकारों का भी वर्णन विस्तार के साथ किया है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है और इसी आधार पर स्पष्ट होता है कि रसवादी आचार्यों ने काव्य में अलंकार की उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने वाग वेदक की बहुत प्रशंसा की है। इस प्रकार वे बुद्धि तत्व को भी उपेक्षित नहीं करते। रसपूर्ण काव्य में अर्थ गौरव की उपेक्षा अवश्य कुछ होती है, परंतु ध्वनि, अलंकार, अर्थ गौरव, वाद वेदक, जिसे हम बुद्धि तत्व भी कह सकते हैं, की उपेक्षा नहीं की गई है। परंतु यहाँ पर आवश्यकता इस बात की भी है कि कल्पना और विचार अनुभूति के विषय बनकर आने चाहिए। इसे हम एक आवश्यक शर्त के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार रस सिद्धांत के विरुद्ध यह जो आक्षेप लगाया गया है कि उसमें पूरा भाव पर बल दिया जाता है, वह अनुपयुक्त है। रस सिद्धांत के विरुद्ध एक अन्य आक्षेप जो लगाया जाता है वह उसकी सीमित संख्या को लेकर लगाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि वे कहना चाहते हैं विषय का कम ज्ञान रखने वाले ही ऐसा आक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि भावों की संख्या विशद हो यह विवाद का विषय रही है। यह नहीं है कि रस सिद्धांत में भावों की एक निश्चित संख्या तक ही किसी चीज को सीमित कर दिया गया है। यह कहा जाता रहा है कि रसों और भावों की संख्या की सीमा किसी एक निश्चित संख्या में बांटना ठीक नहीं है। तो नगेंद्र ने यह कहा है कि भावों की संख्या की सीमा को लेकर जो आरोप लगाया गया है वह भी आधारहीन है, और इसका कारण है कि अकेले सात्विक भाव से भी रस सिद्धि संभव हो सकती है। रस सिद्धांत रसों और भावों की बंधी हुई संख्या का कायल तो है ही नहीं। इसके प्रमाण को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है कि रस के अंतर्गत रसाभास भाव, भावाभास, भावोदय भाव, शांति भाव, संधि और भाव शबलता आदि को भी स्थान मिला है। अब यदि अध्ययन की सुविधा के लिए कोई शास्त्रकार रसों भावों के भेद भले ही गिना दे, किंतु उन भेदों की अंतिम तो नहीं कहा जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि कुछ भेद उसके गिनाए हैं, पर जैसे जैसे विकास होता है और मनुष्य के भावों को क्योंकि सीमित नहीं किया जा सकता, तो वैसे वैसे इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। हम उन्हें और नाम भी दे सकते हैं, ये बात वो कहना चाहते हैं। और इनके उपलक्षण भी गिनाए जा सकते हैं। इस प्रकार रस सिद्धांत पर रस संख्या संबंधी आरोप ठीक नहीं है, वह हमारी अल्पज्ञता का बोधक ही हो सकता है। वे यहाँ एक बात और कहना चाहते हैं, जो बात उठाई गई थी उसी को थोड़ा उन्होंने लिया है कि गोदान या हेमलेट में कौन सा रस है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे परंपरागत पद्धति से भी इसमें रस का निर्णय किया जा सकता है, फिर भी यह प्रश्न रूढ़िवादी दृष्टिकोण का ही अधिक द्योतक है। यह बात वे कहना चाहते हैं। रस सिद्धांत का महत्व, उसका गौरव तो
यह बताने में होता है कि रचना रस, अनुभूति या रागात्मक प्रभाव के कारण आस्वाद्य है। रस सिद्धांत पर जो अन्य आरोप लगाए गए हैं उसमें एक आरोप काव्य विधान की दृष्टि से भी है। उन्होंने इस दृष्टि से भी अपनी बात को रखा है। एक परिपूर्ण काव्य विधान तो प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में ही संभव है, ये बात कही जाती है। अतः इससे भिन्न दूसरे काव्य रूपों में रस सिद्धि नहीं होती और उन काव्य रूपों को महत्व ही नहीं दिया जा सकेगा। जब ये आक्षेप लगाया गया तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा है कि रस का परिपाक हो ही यह आवश्यक ही नहीं है। उनका कहना है कि रस के सभी अवयवों का होना भी जरूरी नहीं है, केवल अनुभव के चित्रण से भी रस की सिद्धि हो जाती है। और उसका कारण ये है कि रस के जो अवयव उपस्थित नहीं रहते उनका आक्षेप हो जाता है। भाव आदि का प्रकट या फिर प्रच्छन्न रूप में होना इसलिए आवश्यक बताया गया है कि इसके बिना अनुभूति तो होगी ही नहीं। भाव को भी कल्पना के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। कहना चाहते हैं वे कि जब तक विभाव आदि का प्रकट या प्रच्छन्न रूप होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना अनुभूति नहीं होगी और भाव की भी कल्पना नहीं की जा सकेगी। मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि बिना आधार के तो भाव विद्यमान ही नहीं हो सकता। नगेंद्र यहाँ पर एक बात और कहना चाहते हैं कि रस सिद्धांत में और आगे बढ़ने का अवकाश भी है। इसमें उतनी संकीर्णता नहीं है जो कही जा रही है। वास्तव में इसमें लचीलापन है। रस का स्थायी धर्म तो गुण, ओज, माधुर्य और प्रसाद है। ऐसी उक्ति भी रसानुभूति करा सकती है जिसमें भले ही भाव का स्वरूप स्पष्ट न हो, केवल चित्त का स्पर्श करने की विशेषता ही हो। बिंब भी कविता के आकर्षण का आधार हो सकता है क्योंकि बिंब या शब्द की रसिक बनाने वाली जो स्थिति है वह संवेदना से ही होती है। बिंब को जीवंतता प्रदान करने वाला जो तत्व है वह वास्तव में संवेदना ही है। मानव चेतना को स्पर्श करने की यही विशेषता होती है। इस तरह उन्होंने समाधान प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने जो अन्य आक्षेपों पर समाधान प्रस्तुत किए हैं उन्हें हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर अवश्य करें और बेल आइकन भी बजा दें। धन्यवाद।